कैपेसिटर कॉम्बिनेशंस। आज के लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि हम कैपेसिटर्स को कंबाइन क्यों करते हैं। तो बेटा मार्केट में हमें जो कैपेसिटर्स मिलते हैं वो किसी पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू वाले होते हैं, जैसे 5 माइक्रोफेरेड, 10 माइक्रोफेरेड, 15, 20, 25, इस तरीके से कोई पर्टिकुलर वैल्यूज़ वाले ही मिलते हैं। अगर हमें 1.2 माइक्रोफेरेड वाला कैपेसिटर चाहिए, 0.7 वाला चाहिए, 5.3 वाला चाहिए, तो हर पॉसिबल वैल्यू वाला कैपेसिटर मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। तो फिर हम कैपेसिटर्स को कंबाइन करके अपनी डिज़ायर्ड वैल्यू जो है उसे अचीव करते हैं। कैपेसिटर को डिफरेंट कॉम्बिनेशन में कंबाइन किया जा सकता है, लेकिन दो कॉम्बिनेशन जो हैं वो कॉमन और फेमस हैं। उनमें से एक है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है बेटा, किसी भी कैपेसिटर को हम इन दो पैरेलल साइड के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। दो कैपेसिटर आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में तब होते हैं जब एक कैपेसिटर की एक साइड दूसरे कैपेसिटर की एक साइड से कनेक्टेड हो। देखो, ये C1 की ये वाली साइड C2 के इस साइड के साथ कनेक्टेड है। तो एक साइड से कनेक्टेड हो, दूसरी तरफ से भली वो आपस में कनेक्टेड ना हो। ठीक है, एक साइड से कनेक्टेड होनी चाहिए। जैसे इसकी एक साइड के साथ कनेक्टेड है, तो फिर ये सारे आपस में सीरीज में हैं। समझ में आ गया? तो किसी भी कैपेसिटर की एक साइड अगर दूसरे कैपेसिटर की एक साइड के साथ कनेक्टेड है, पर दरमियान में से कोई ब्रांच ना निकले, अगर यहाँ से कोई ब्रांच या लाइन या वायर निकलती तो फिर ये सीरीज कॉम्बिनेशन ख़त्म हो जाती। इसी तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि कैपेसिटर की एक साइड दूसरे कैपेसिटर की एक साइड के साथ कनेक्टेड होती है, पर दूसरी साइड से भी कनेक्टेड होती है। ठीक है, इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, जब एक तरफ से भी कनेक्टेड हों और दूसरे तरफ से भी कनेक्टेड हों। और इसमें से अगर दरमियान में से कोई ब्रांच निकलती है तो कोई मैटर या फर्क नहीं पड़ता। तो अब इस बात को आप क्लियरली समझ लो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में एक साइड के साथ मिली होनी चाहिए, दूसरी साइड में कोई भी पाबंदी नहीं है, वो भली ना मिली हो पर दरमियान में से ब्रांच ना निकले। पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक तरफ से भी आपस में मिले होने चाहिए और दूसरी तरफ से भी आपस में मिले होने चाहिए, और दरमियान में से अगर ब्रांचेस निकलती हैं तो भली निकलें, इन पर कोई भी पाबंदी नहीं है। अब इसके अलावा और भी कॉम्बिनेशन होती हैं, जैसे ये देखो मिक्स कॉम्बिनेशन है कि दो कैपेसिटर्स को पैरेलल में कंबाइन किया है और फर्दर इसकी कॉम्बिनेशन जो है फिर यहाँ पर इसके साथ सीरीज में है। तो इन सारे जो कॉम्बिनेशंस हैं इनको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, समझेंगे, इन पर प्रॉब्लम्स भी करेंगे। यहाँ पर आप देखो कि ये जो दोनों हैं पहले आपस में ये सीरीज में हैं और फिर इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इसके साथ पैरेलल में है। बेटा मैं आपको समझाता जाऊँ, अगर आप ये समझो कि ये दोनों आपस में सीरीज में हैं तो सही है, क्योंकि एक साइड के साथ मिली हुई है। ठीक है, और दरमियान में से कोई भी ब्रांच नहीं निकलती। पर अगर आपसे कोई पूछे कि ये इसके साथ सीरीज में है, तो ऐसा लग रहा है कि एक साइड के साथ कनेक्टेड है। ये देखो एक साइड के साथ कनेक्टेड है, लेकिन क्योंकि दरमियान में से ये रास्ता या ब्रांच निकल रही है तो ये दोनों आपस में सीरीज में नहीं हैं। ये C2 और C3 आपस में सीरीज में नहीं हैं। तो क्या ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं? तो पैरेलल में ये देखो एक तरफ से आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन ये दूसरी तरफ से आपस में कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि दरमियान में ये C1 आ जाता है। तो ये ना तो आपस में सीरीज में है ना तो आपस में पैरेलल में है। समझ में आया? ये दोनों आपस में पैरेलल हैं क्योंकि ये दोनों तरफ से आपस में कनेक्टेड हैं और पैरेलल में ब्रांचेस अलो हैं। ये दोनों आपस में सीरीज में हैं क्योंकि एक साइड के साथ कनेक्टेड है और दरमियान में से कोई भी ब्रांच नहीं निकल रही। तो आई होप कि पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन आपको क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने किन बातों को कंसीडर करना है। बेटा सबसे पहली बात कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर होते हैं
उन सब के ऊपर जो चार्ज है वो सेम होती है। ठीक है, क्योंकि एक ही पाथ है, एक ही रास्ता है, तो जितनी इसके ऊपर चार्ज आएगी उतनी ही इसके ऊपर होगी, उतनी ही इसके ऊपर होगी। ठीक है, तो Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3। और फर्दर ये पूरे सर्किट की चार्ज इसके साथ क्योंकि सीरीज में है, तो टोटल चार्ज भी Q1, Q2 और Q3 के बराबर होती है। अब बेटा टोटल चार्ज का मतलब है कि वो चार्ज जो सर्किट में से गुजर रही है, या आप इसको ऐसे समझो कि जो बैटरी में से गुजर रही है। अगर आप इसके साथ ऐसे करके बैटरी कनेक्ट करते हो तो बैटरी भी इसके साथ सीरीज में हो जाएगी। तो अगर बैटरी भी इस कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में है तो फिर टोटल चार्ज और इन सब की चार्ज जो है वो आपस में सेम होगी। ठीक है, पर जो वोल्टेज होता है वो सबका एक जैसा नहीं होता, वोल्टेज आपस में सम हो जाता है। यानी V1 का, V2 का और V3 का, इन तीनों का वोल्टेज या पोटेंशियल जो है ये आपस में हम सम करेंगे तो हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। यानी इसके अक्रॉस प्लस इसके अक्रॉस प्लस इसके अक्रॉस, इन तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे Q इज इक्वल टू सी वी। ठीक है, कैपेसिटेंस वाला फार्मूला है Q इज इक्वल टू सी वी, हम इसको यूज किया करेंगे फर्दर प्रॉब्लम्स को समझने के लिए और सॉल्व करने के लिए। Q जो है चार्ज है, C कैपेसिटेंस है और V वोल्टेज है। ठीक है, अगर आप टोटल कैपेसिटेंस को यूज करते हो तो फिर ये टोटल चार्ज है और टोटल वोल्टेज है। लेकिन अगर आप एक एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को यूज करते हो, ये C1 है तो फिर बेटा ये Q1 है और ये V1 है। ठीक है, ये आपने याद करना है कि टोटल चार्ज है तो फिर टोटल कैपेसिटेंस और टोटल वोल्टेज होनी चाहिए, और अगर एक कैपेसिटर की चार्ज है तो फिर एक ही कैपेसिटर की वोल्टेज और एक ही कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर इस इक्वेशन में वोल्टेज की वैल्यूज पुट करते हैं, जैसे यहाँ से देखो Q इज इक्वल टू सी वी होता है, तो V जो है वो किसके बराबर होगा, Q अपान C। इधर से ही अगर हम रीअरेंज करें तो वोल्टेज जो है वो चार्ज अपान कैपेसिटेंस के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये जो V1 है ये क्या हो जाएगा, Q1 अपान C1, क्योंकि V1 है तो Q1 अपान C1, प्लस ये क्या हो जाएगा Q2 अपान C2, प्लस ये हो जाएगा Q3 अपान C3, और फिर ये जो टोटल पोटेंशियल है बराबर देकर ये Q अपान C, तो टोटल है तो Q अपान C, और अगर इंडिविजुअल हैं तो उसी तरीके से अगर V3 है तो Q3 अपान C3। अब यहाँ से आपको ये तो पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सब पर सेम होती है, तो Q1, Q2, Q3 ये सब आपस में बराबर हैं। इसलिए इन तीनों के बदले में अगर Q लिख दूं तो यहाँ से Q जो है वो कॉमन निकलेगा। ठीक है, और जब Q कॉमन निकलेगा तो इस तरफ भी Q है, क्योंकि टोटल चार्ज जो है वो भी इंडिविजुअल चार्जेस के बराबर होती है। तो ये जो Q1, Q2, Q3 है इसके बदले में Q कॉमन निकालकर हम इस Q और इस Q जो इधर से कॉमन निकला होगा उनको आपस में कैंसिल कर देंगे, तो बाकी क्या बचेगा, 1 अपान C1, 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3 इज इक्वल टू 1 अपान C। यहाँ पर ये जो कैपिटल C है ये रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट या कंबाइंड कैपेसिटेंस है इन तीनों की। तो याद कर लो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस होती है उसका जो रिजल्टेंट का रेसिप्रोकल होता है वो सब के रेसिप्रोकल्स के सम के बराबर होता है। यानी आप सारे इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस को जब रेसिप्रोकल्स में सम करोगे तो टोटल का रेसिप्रोकल मिलेगा आपको। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करने के लिए ये जो रेसिप्रोकल है इसको फिर बेटा सीधा भी करना है। ठीक है, अगर यहां पर आपके पास दो कैपेसिटर हैं तो फिर क्या होगा, 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 इज इक्वल टू 1 अपान C, क्योंकि तीसरा नहीं है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसकी एलसीएम लेंगे C1 C2, और जब इसको सॉल्व करेंगे और रेसिप्रोकल को सही करेंगे तो दो कैपेसिटर का जो रिजल्टेंट होता है वो C1 C2 अपान C1 प्लस C2 के बराबर होता है। यानी दोनों का प्रोडक्ट, दोनों की ज़रब डिवाइडेड बाय दोनों का सम।
समझ में आ रहा है? आप यहाँ से एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करोगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको यूज़ करना आसान है, दोनों को जल्दी से हम मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को जल्दी से सम करेंगे, और एमसीक्यूज भी इस तरीके से आते हैं। अगर आपको ये तरीका आसान लगता है तो भले आप ये यूज़ करो, दो से ज़्यादा हैं तो फिर तो आपने ये यूज़ करना है, लेकिन अगर आपके पास दो हैं तो शॉर्टकट में ये तरीका जो है ये ज़्यादा आसान बन जाता है। ठीक हो गया बेटा। फर्दर हमें पता है कि Q इज इक्वल टू सी वी होता है, तो फिर V जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या हो जाएगा, Q अपान C। इसी तरीके से V1 जो होगा वो Q1 अपान C1 के बराबर होगा। ठीक है, V1 जो है वो Q1 अपान C1 के बराबर होगा। ठीक है, अब आपको ये तो पता है कि Q1 जो है वो Q के बराबर होता है, Q1 Q2 Q3 Q सीरीज में सबके ऊपर चार्ज सेम होती है, तो आप Q1 के बदले Q भी लिख सकते हो। ठीक है, और इसी तरीके से जो V2 होगा वो क्या होगा, Q2 अपान C2। V3 जो है वो Q3 अपान C3, और Q1 Q2 ये सब बराबर होते हैं क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये V3 किसके बराबर हो जाएगा, Q3 अपान C3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज तो बिल्कुल आसान होती है, सबकी चार्ज सेम ही होती है, और वोल्टेज को निकालने का बेटा तरीका क्या है कि Q इज इक्वल टू सी बी आपने यूज करना है, और फिर जिसकी वोल्टेज है उसी की चार्ज और उसी की कैपेसिटेंस जो है वो यूज करनी है। ठीक है। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको फर्दर पता है कि चार्ज सब पर सेम होती है, तो अगर हम Q इज इक्वल टू सी वी यहाँ सीधा करके V इज इक्वल टू क्यू अपान सी यूज करें, तो यहाँ से आपको पता है कि चार्ज सब पर सेम है, तो फिर वोल्टेज और कैपेसिटेंस की जो रिलेशनशिप है ये इनवर्स है, क्योंकि ये ऊपर है और ये नीचे है, तो हम बोल सकते हैं कि वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कम होगी वो वोल्टेज ज़्यादा कंज्यूम करेगा, चार्ज सब पर सेम होगी, वोल्टेज वो ज़्यादा लेगा जिसकी कैपेसिटेंस कम, और जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा वो वोल्टेज कम लेगा। इसी तरीके से आपने एनर्जी का फार्मूला पढ़ा है 1/2 QV। चार्ज सब पर सेम है तो एनर्जी और वोल्टेज जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो एनर्जी वो कैपेसिटर ज़्यादा लेगा जिसकी वोल्टेज ज़्यादा हो, और आपको पता है वोल्टेज की कैपेसिटेंस के साथ उल्टी रिलेशनशिप है, तो जिसकी कैपेसिटेंस कम उसकी वोल्टेज ज़्यादा और उसकी एनर्जी भी ज़्यादा। ठीक है, यहाँ से आप ये समझ लो कि जो तीनों हैं ये आपस में सीरीज में कॉम्बिनेशन में हैं, तो यहाँ पर जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी उसका वोल्टेज भी ज़्यादा होगा, उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। यहाँ से देखो कि जिसकी कैपेसिटेंस कम है उसका वोल्टेज ज़्यादा है, और इन तीनों पर चार्ज सेम है। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं इनको आपने समझना है। अब बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज जो है वो तो सब पर सेम है, तो असल बात है कि हम वोल्टेज को समझें, तो वोल्टेज को मालूम करने का एक दूसरा फार्मूला भी होता है। जैसे हम यहाँ से क्या लिखते हैं, एक तो हम लिखते हैं Q इज इक्वल टू सी वी, तो V इज इक्वल टू क्यू अपान सी, तो V1 इज इक्वल टू क्यू अपान C1। ठीक है, चार्ज आप भले यहाँ पर Q1 लिखो, Q2 लिखो, Q3 लिखो, क्योंकि सबकी सेम होती है तो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर वोल्टेज V1 है तो कैपेसिटेंस भी C1 होनी चाहिए। सही है। अब यहाँ से अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये जो Q है ये किसके बराबर हो जाएगा, CV। ठीक है, तो V1 किसके बराबर हो जाएगा, CV अपान C1, क्योंकि बेटा ये चार्ज टोटल चार्ज है तो टोटल कैपेसिटेंस और ये टोटल वोल्टेज। ठीक है, इसको हम इस तरीके से सेट करते हैं। अब फर्दर आपको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर दो कैपेसिटर हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C किसके बराबर होती है, C1 C2 अपान C1 प्लस C2। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, C के बदले C1 C2 अपान C1 प्लस C2, और ये जो C1 है ये नीचे, और ये जो वोल्टेज है ये सेम यहाँ पर। अब ये जो वोल्टेज है आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में ये V1 प्लस V2 के बराबर होती है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो है वो ऐड हो जाता है। तो फर्दर अगर हम इसको लिखें तो ये C1 जो है इस C1 में कट जाएगा, तो यहाँ से ऊपर क्या बचेगा, C2 अपान C1 प्लस C2,
और ये जो वोल्टेज है ये दोनों वोल्टेज के सम के बराबर होता है। तो V1 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आपके पास दोनों चॉइसेस हैं कि वोल्टेज अगर इस तरीके से पूछता है कि V1 इज इक्वल टू Q/C1 या Q1/C1। अगर आपको चार्ज और कैपेसिटेंस मिली है तो आप वोल्टेज इस तरीके से मालूम कर सकते हो। पर अगर आपको वोल्टेजेस और कैपेसिटेंस मिली हुई हैं, चार्ज नहीं मिली हुई, तो आप इस तरीके से भी मालूम कर सकते हो। यहाँ पर आपने एक और बात को नोट करना है कि वोल्टेज में 1 है और कैपेसिटेंस में ऊपर क्या है 2 है। ठीक है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कैपेसिटेंस के साथ इनवर्स रिलेशनशिप में होता है, इस वजह से ये 1 है तो ये 2 है। अगर यहाँ से आपको V2 मालूम करना होता तो सेम एनालॉजी के साथ यहाँ पर आप 2 कर देते और यहाँ पर आप 1 कर देते, बाकी नीचे और ये जो वोल्टेज है ये वाले फैक्टर सेम रहने हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको बेटा ये याद नहीं भी रहता तो आप मैन्युअली इस फार्मूले को ड्राइव करके जल्दी से आप सीख सकते हो। तो जब भी आपको प्रॉब्लम आए तो बेसिक फार्मूलाज को यूज़ करके आप इनको जल्दी से ड्राइव कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन ही ऐसे होते हैं। ठीक है, तो हमें फिर समझना पड़ता है कि V2 किसके बराबर है और V1 किसके बराबर है। अच्छा, उसके बाद अब हम आ जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पर। बेटा आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कब होती है? जब एक कैपेसिटर की एक साइड दूसरे कैपेसिटर की एक साइड के साथ जुड़ी हो और दूसरे तरफ से भी वो आपस में कनेक्टेड हों। ठीक है, और दरमियान में से ब्रांचेस भली निकलें। ठीक है, अब इस केस में ये जो सारे कैपेसिटर होते हैं इनका वोल्टेज सेम होता है, यानी V1 के अक्रॉस बराबर होगा V2 के अक्रॉस बराबर होगा V3 के अक्रॉस। और अगर टोटल सर्किट या बैटरी भी इनके साथ पैरेलल है तो ये तीनों टोटल वोल्टेज के भी बराबर होते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर जो चार्ज है वो ऐड हो जाएगी, इसकी प्लस इसकी प्लस इसकी। तीनों चार्जेस को जब हम सम करेंगे तो टोटल सर्किट की चार्ज जो बैटरी में से गुजर रही है उसके बराबर होती है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम ये इसको एक्सपांड करें तो Q1 किसके बराबर होगा? C1V प्लस C2V प्लस C3V इज इक्वल टू CV। ठीक है, वोल्टेज को आपने कॉमन ले लिया, ये देखो ये V कॉमन है और कॉमन लेकर इस तरफ से ये जो वोल्टेज है इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा? C1 प्लस C2 प्लस C3 इज इक्वल टू C। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट वोल्टेज होता है वो इंडिविजुअल वोल्टेज के सम के बराबर होता है। यहाँ पे से समझो कि जो टोटल होता है वो ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट होता है, क्योंकि आप सबको सम कर रहे हो तो टोटल सबसे बड़ा होगा। और सीरीज में क्योंकि हम रेसिप्रोकल में सम करते हैं तो जो टोटल इक्विवेलेंट होता है वो लेसर देन द लीस्ट होता है, यानी कॉम्बिनेशन में जो छोटे से छोटा है ना टोटल उससे भी छोटा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से लैंग्वेज में भी MCQs आते हैं। अच्छा, अब यहाँ से वोल्टेज तो सबका सेम है, तो जो चार्ज होगी Q1 है तो C1V, अगर Q2 है तो C2V2, Q3 है तो C3V3 और अगर टोटल चार्ज है तो CV। बस ये आपने ख्याल रखना है कि टोटल चार्ज है तो टोटल कैपेसिटेंस यूज करनी है, 1 है तो 1 वाले की, 2 है तो 2 वाले की। V1 V2 और V अगर आप ये मतलब आगे पीछे कर भी दोगे तो कोई मैटर नहीं है, क्योंकि V1 V2 और V3 और ये जो V है ये आपस में सेम होते हैं। फर्दर अगर आप इस C को इस तरीके से लिखो C1 प्लस C2 तो फिर भी सही है। ठीक है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर दो कैपेसिटर हैं तो टोटल C1 प्लस C2 हो जाएगी, 3 हैं तो C1 प्लस C2 प्लस C3 इस तरीके से हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसमें हम ये फार्मूला तो यूज़ करेंगे कि Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, ये तो आपने यूज़ करना है। अब यहाँ पर आपको पता है कि वोल्टेज तो कांस्टेंट है, सारे कैपेसिटर को वोल्टेज सेम मिलता है, तो जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी वो चार्ज ज़्यादा स्टोर करेगा। ठीक है, जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा वो चार्ज को ज़्यादा स्टोर करेगा। तो इन तीनों में से जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी उस पर चार्ज
ज़्यादा आएगी, बाकी वोल्टेज जो हैं वो तीनों के सेम रहेंगे। इसी तरीके से अगर हम एनर्जी के फार्मूले को देखते हैं तो एनर्जी जो है 1/2 QV होता है। तो वंस अगेन यहाँ पर वोल्टेज सेम है, तो एनर्जी और चार्ज के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो भी डायरेक्ट होगा, यानी जिस पर चार्ज ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। और आपको पता है चार्ज उसकी ज़्यादा होती है जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा। तो समझ लो कि जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा वो चार्ज भी ज़्यादा स्टोर करेगा और वो एनर्जी भी ज़्यादा स्टोर करेगा। ठीक है, वोल्टेज सब पर सेम रहेगा, चार्ज डिफरेंट होगी, जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी वो चार्ज भी ज़्यादा स्टोर करेगा और वो एनर्जी भी ज़्यादा स्टोर करेगा। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम Q1 को देखें तो Q1 किसके बराबर होगा? C1 V1, या V1 नाम बोलें V, क्योंकि वोल्टेज सेम है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ये देखो Q1 इज इक्वल टू C1 और वोल्टेज क्या होता है? V इज इक्वल टू Q/C, Q इज इक्वल टू CV होता है, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में वोल्टेज क्या हो जाएगा? Q/C। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको Q/C लिख दें तो लिख सकते हैं। फर्दर क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो C किसके बराबर हो जाएगा? C1 + C2 अगर दो कैपेसिटर हैं। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर दिया? C1 + C2। और आपको पता है कि टोटल चार्ज जो है वो भी सारी इंडिविजुअल चार्जेस के सम के बराबर होती है। तो Q हो गया Q1 + Q2 और C हो गया C1 + C2। ठीक है, तो आप एक तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो कि Q1 जो है वो C1 V1 या C1 V होगा, या फिर Q1 जो है वो C1 और ऊपर Q1 + Q2 और नीचे C1 + C2। आप इंडिविजुअल चार्जेस को इस तरीके से भी मालूम कर सकते हो। यहाँ पर आप नोट करोगे कि ये 1 है और ये भी 1 है, क्योंकि चार्ज और कैपेसिटर्स के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है पैरेलल में। यहाँ से ही अगर आपको Q2 पूछ ले तो आपने क्या करना है? Q2 इज इक्वल टू C2। यहाँ पर अगर 2 करोगे तो यहाँ पर भी 2 कर दोगे। ठीक हो गया? तो इस तरीके से आपको Q2 भी मिल जाएगा और Q1 भी मिल जाएगा, इस तरीके से भी और बेटा इस तरीके से भी। कैपेसिटेंस और वोल्टेज मिली है तो ये यूज़ करो, और अगर चार्ज और कैपेसिटेंस मिली हुई हैं तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो।